हर हर्पीज़ विरिडे आगे बढ़ते हैं। हर्पीज़ विरिडे क्या है, हमारी हर्पीज़ वायरस की क्लास है, मतलब फैमिली है जिसमें 8 वायरस आते हैं। ये सारे के सारे डीएनए वायरस हैं, और जितने भी डीएनए वायरस होते हैं ना उन सबकी एक ही सिमेट्री होती है जिसको हम बोलते हैं इकोज़ाहेड्रल सिमेट्री। तो इतना तो ऑब्वियस था। अब अपन बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। इस फैमिली के जितने भी वायरस हैं उनका स्ट्रक्चर जैसा हम देखें तो एक टिपिकल वायरस का जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एक एनवेलप होता है जो कि लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हो ये ऑरेंज कलर का लिपिड हो गया, उसके ऊपर प्रोटीन के स्पाइक्स निकले हैं जो कि अटैचमेंट में मदद करेंगे इसलिए। उसके बाद हमारा ये डीएनए वायरस है, तो इसका डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और डीएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक न्यूक्लियोकैप्सिड होता है। अब यहाँ पे अलग बात जो इनकी फैमिली में है वो है इन दोनों के बीच का टेग्यूमेंट। ये जो पर्पल कलर के बॉल्स आपको दिख रहे हैं ना, ये क्या है, हमारे टेग्यूमेंट है जो कि स्ट्रक्चर प्रपोर्ट का वो करते हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं और प्रोटीनेशियस होते हैं नेचर। तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा किसका, हर्पीज़ वायरस का। अब अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो ना हमने दो तरीके से क्लासिफिकेशन किया है हर्पीज़ विरिडे फैमिली का। एक तो यहाँ साइड में दिख रहा है 1 से लेके 8 तक जो हमारे 8 वायरस हैं, तो वो हो गए। इनके कुछ कॉमन नेम होते हैं, जैसे HSV1 HSV2 को तो उन्हीं नाम से बुलाते हैं जो लिखा है, बट जो HSV3 होता है उसको हम बोलते हैं वेरिसेला जोस्टर। HSV4 होता है इसको हम बोलते हैं एप्स्टीन बार वायरस। HSV5 जो होता है उसको हम बोलते हैं साइटोमेगेलो वायरस। 6-7 का भी वही नाम है, बट जो HSV8 है इसको हम बोलते हैं कपोसी सार्कोमा एसोसिएटेड, क्योंकि ये आगे जाके कपोसी सार्कोमा कराएगा, इसलिए उसको हमने उसी के बेसिस पे नाम दे दिया। अब जो अगला आता है ना, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, वो ना बेसिस ऑफ साइट ऑफ लेटेंसी। लेटेंसी का मतलब होता है कहाँ पे जाके ये बैठ जाएगा वायरस और मल्टीप्लाई करेगा, ग्रो करेगा, जो भी करेगा, बट लेटेंसी वहाँ पे बैठा रहेगा। तो उसके बेसिस पे हमने 3 सब फैमिली में डिवाइड किया, अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो जितने भी अल्फ़ा वाले इनका साइट ऑफ लेटेंसी हो जाता है हमारा न्यूरॉन्स, कोई भी नर्व, कोई भी गैंग्लिया वहाँ जाके बैठ जाएगा। बी वालों के हो जाएंगे हमारे ग्लैंड्स और टी सेल, और जो हमारे गामा वाले बी सेल, ये टी सेल बी सेल लिम्फोसाइट्स हैं। तो जितने भी 1 2 3 शुरू के जो 3 हैं ये हमारे आ जाते हैं कहाँ पे, अल्फ़ा वाले में। 4 और 8 आ जाएंगे हमारे बीटा वाले में, और 5 6 7 आ जाएंगे हमारे, सो उल्टा बोल दिया, 5 6 7 बीटा वाले में, 4 और 8 आ जाएंगे हमारे गामा वाले में। तो ये हो जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ हर्पीज़ वायरस। अब जो मेनली हमें पढ़ना है वो हो जाएगा हमारे HSV1 2 और 3। तो HSV1 और HSV2 एक टाइप के लीजन्स कराते हैं, इसलिए हम इन दोनों को साथ में पढ़ते हैं। बस इन दोनों के लीजन्स में फ़र्क ये है कि ये वेस्ट हो गया किसी इंसान का, मान लो ये कमर का रीजन हो गया, कमर के ऊपर वाले जितने भी इन्फेक्शंस हैं ये कराएगा HSV1, और जो कमर के नीचे वाले जितने भी इन्फेक्शंस होंगे ये कराएगा HSV2। तो अबव वेस्ट, बिलो वेस्ट। तो आपको क्लिनिकली कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, ऐसे ही कर पाओगे। तो ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं। तो जो HSV1 होता है ना, ये स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में आने से या म्यूकोसा के इन्फेक्टेड कॉन्टैक्ट में आने से फैलता है। पर जो HSV2 होता है ये सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से फैलेगा और मडल टू चाइल्ड यानी वर्टिकल ट्रांसमिशन होगा। तो लेटेंसी की बात करें, अभी हमने देखा था 1 2 3 कहाँ पे लेटेंसी करते हैं, न्यूरॉन्स में। तो कौन सा न्यूरॉन या कौन सा गैंग्लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा ट्राइजेमिनल गैंग्लिया, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा सेक्रल गैंग्लिया। एज की बात करें तो ये जनरली बच्चों में होता है, चिल्ड्रन, और जो सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से हो रहा है वो अडल्ट्स में होगा, ऑब्वियस सी बात होगी। अब अपन बात करते हैं कुछ क्लिनिकल फीचर्स की। तो क्लिनिकल फीचर्स जैसे अपन ने बताया HSV1 के देख लेते हैं, अबव द वेस्ट पूरे कराएगा। तो सबसे पहले आते हैं अपन ओरल वाले रीजन में कि फेस से रिलेटेड कितने लीजन से कराता है। तो सबसे पहले से आ गया मेरा हर्पीज़ लेबियालिस। अब ये जो लेबियालिस होता है ना, लेबियालिस जनरली हम टर्म यूज़ करते हैं लिप्स के लिए। तो लिप्स के आसपास जितने भी लीजन दिख रहे हैं ना, ये हो जाएगा हमारा हर्पेटिक लेबियालिस, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मेरा जिंजो स्टोमेटाइटिस। जिंजेवल क्या होता है, ये जो हमारे तीत होते हैं, तीत के पास ये जो गम होता है इसको हम बोलते हैं जिंजीवल। अब यहाँ पे ये जो करा रहा है लीजन, इसको हमने बोला है जिंजेवल स्टोमेटाइटिस। उसके बाद करते हैं हमारे ऑक्यूलर लीजन। आँख के पास जितने भी लीजन ये कराएगा उसको हमने बोला ऑक्यूलर लीजन, जो कि हमारे ये रहे, आँख के पास सारे रीजन सारे ऑक्यूलर लीजन हो जाएंगे। उसके बाद क्यूटेनस यानी स्किन से रिलेटेड, यानी स्किन से कब होगा, जब आप किसी को टच करोगे, तो वही हो जाता है हर्पेटिक विटलो। ये जनरली डॉक्टर्स में देखने को मिलता है, क्योंकि जब वो ट्रीटमेंट करते हैं तो किसी पेशेंट के हर्पीज़ वायरस के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। तो ये जो स्किन में बिना ग्लव्स के या मान लो एक्सपोजर हो भी गया, तो आपकी जो स्किन के बस उंगलियों में जो लीजन बनेंगे इसको हमने बोला हर्पेटिक विटलो, ठीक है। उसके बाद बाकी हर्पीज़ ग्लेडियोटोरम। ग्लेडियोटोरम ये वाला ना रेसलर्स को फैलता है, यानी कोई एक रेसलर को था, जब वो रेसलिंग करेंगे तो कांटेक्ट होगा तो आपस में फैल गया। और आखिरी आ जाता है फिब्राइल ब्लिस्टर, यानी जब जब ब्लिस्टर आएंगे या जब जब छाला बनेगा तब तक बुखार आएगा। CNS में एंसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस, ये बहुत रेयर कंडीशन है, जब ट्रीट नहीं कर पाओगे तो यहाँ तक चला जाता है डिजीज़। अब बात करते हैं बिलो द वेस्ट वाली। बिलो द वेस्ट वाले कौन करा रहा था, HSV2। तो HSV2 क्या क्या कराएगा, जेनाइटल लीजन्स कराएगा, जेनाइटल रीजन में कराएगा, बायलेटरल दोनों साइड, यूनिलेटरल कुछ भी करा सकता है। नियोनेटल हर्पीज़ यानी किसी इन्फेक्टेड मदर को था, अब जब उसकी इन्फेक्टेड मदर की पूरी मतलब बर्थ कैनाल में था पहले से कौन, हर्पीज़ वायरस, तो जब बच्चा पैदा हो रहा था तो उससे कॉन्टैक्ट में बच्चा आ गया तो उसको भी हो गया, तो इसको हमने क्या बोला, नियोनेटल हर्पीज़। अब अपन बात करते हैं इसके लैब डायग्नोसिस की। दोनों का लैब डायग्नोसिस सेम रहेगा।
तो स्पेसिमेन कलेक्ट कैसे करेंगे हम, जो हमारा लीजन होगा उसके बेस पहले उसको थोड़ा सा स्क्रैप करके उससे बेस से हम क्या लेंगे, सैंपल कलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम माइक्रोस्कोपी करेंगे। माइक्रोस्कोपी में एक स्पेशल टाइप का स्मीयर बनाते हैं, स्मीयर को बोलते हैं जैंक स्मीयर। और इसमें स्टेन कौन सा यूज़ करते हैं हम, जीम्सा स्टेन या राइट स्टेन। इसमें मुझे क्या देखने को मिलता है, एक मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल देखने को मिलेगा जो कि बलूनिंग यानी बहुत फूल चुका होगा, स्वेल्ड अप हो जाएगा। इसके अंदर बहुत सारे इंक्लूजन बॉडी देखने को मिलेंगे, उनका नाम इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इतना बस देख लो कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल देखने को मिलेगा। बट ये ना बहुत वैसा टेस्ट है, मतलब इसमें हम स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे कि HSV1 की वजह से कि HSV2 की वजह से, तो ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, लो स्पेसिफिसिटी वाला टेस्ट है। अब बात करते हैं वायरल आइसोलेशन की। देखो क्या होता है ना, बैक्टीरिया में कल्चर वगैरह से हम कर सकते हैं, बट वायरस को हम कल्चर में ग्रो नहीं कर सकते, इसलिए उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या होता है, किसी एनिमल की या किसी भी चीज़ की सेल ले लो और उसके अंदर इसको डाल के देखो कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ये एक मैकॉय सेल लाइन बोलते हैं कि इस टाइप की सेल लाइन है, हमने उसका सेल लिया और उसमें हमने क्या डाला, हर्पीज़ वायरस डाला। तो उसमें हमें क्या देखने को मिला कि वो जो सेल था वो बलूनिंग हो गया और राउंड हो गया। यानी इससे हम ये कंफर्म कर सकते हैं, ये देखो ये नॉर्मल सेल था, जब हमने उसमें डाला तो उसमें क्या हो गया, बलूनिंग दिखने को मिल गई। तो ये हमने ये समझ लिया कि हर्पीज़ हो सकता है। अब देखो वायरस है, तो वायरस हम किससे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से डायरेक्ट देख लो या इम्यूनोफ्लोरोसेंस लगा दो। अब देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हर जगह तो होता नहीं है, तो इम्यूनोफ्लोरोसेंस एक ऑल्टरनेटिव हो जाता है, तो उससे ग्रीन कलर के वायरस हमें दिख जाएंगे। DNA डिटेक्शन रियल टाइम PCR कर लो, एंटीबॉडी डिटेक्शन ELISA कर लो, ये तो ठीक है। अब ट्रीटमेंट में क्या देते हैं, एसाइक्लोविर, अगर एसाइक्लोविर से रेजिस्टेंट आ जाए तो फोसारनेट, ये 2 ड्रग हो जाती है। तो यहाँ पे मेरा क्या HSV1 और HSV2 तो खत्म होता है। अब अपन बात करते हैं HSV3 की, जो कि ये भी कौन सी फैमिली का था, अल्फा फैमिली का था। अब ये 2 डिजीज़ कराता है, इसको हम बोलते हैं चिकन पॉक्स और दूसरा हो जाएगा शिंगल्स। बच्चों में करा रहा है तो उसको चिकन पॉक्स बोलेंगे, अगर बड़ों में करा रहा है तो शिंगल्स या फिर जोस्टर बोलेंगे। तो जो चिकन पॉक्स होता है ना, कराता है जैसे वेरिसोला जोस्टर वायरस, या तो स्किन के कांटेक्ट में आ जाएगा या तो हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ जाएगा, जिससे ब्लड में जाएगा। ब्लड में जाने के बाद ये 3 जगह जाएगा, स्किन में जाएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगा और न्यूरॉन में जाएगा। अगर स्किन में गया तो ये जहाँ जाके रैशेस कराएगा, जो कि टिपिकली हर्पीज़ वायरस कराते हैं। बट अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में गया तो वहाँ जाके बैठ जाएगा और फैलता जाएगा, यानी एक की सांस से दूसरे एरोसोल ड्रॉपलेट के फॉर्म में फैलेगा। न्यूरॉन में जाएगा तो हमें पता ही था लेटेंसी करता है न्यूरॉन में, तो वो न्यूरॉन में जाके लेटेंसी करेगा। अब यहाँ पे ये देखना है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 14 से 20 दिन, ये याद रहे तो ठीक है। बट जो रैशेज़ इसके होते हैं ना, ये बहुत टिपिकल होते हैं, दैट इज़ नोन एज अ बायलेटरल रैश, यानी पूरी बॉडी में दोनों तरफ रैश होंगे। और ये पहले कहाँ पे स्टार्ट होंगे, ट्रंक में, यानी बॉडी के बीच वाले पार्ट में स्टार्ट होंगे और फिर फैलेंगे हाथ पैर की तरफ, यानी इसको हमने बोला सेंट्रीफ्यूगल स्प्रेड। जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है, पहले यहाँ पे बीच में आएगा, फिर उसके बाद बाहर की तरफ जाएंगे। सबसे ज़्यादा रैश हमारे बीच के ट्रंक में ही होंगे। अब इनका जो रैश होता है ना, इसको हम एक टिपिकल वर्ड देते हैं जिसको हम बोलते हैं ड्यू ड्रॉप ऑन रोज पेटल। ड्यू ड्रॉप ऑन रोज पेटल मतलब ये एक सुबह सुबह जब गुलाब का फूल देखते हैं तो उसमें ऐसे क्या ओस लगी रहती है, तो वैसे ही टाइप के लीजन देखने को मिलेंगे। जो पीछे रेड कलर का रीजन दिख रहा है ना, ये हमारा क्या रोज़ का काम करेगा। और उसके ऊपर ये जो छाला दिख रहा है, ये हमारा किसका काम करेगा, ओस का काम करेगा, जो सुबह सुबह दिखती है। तो इसको हम बोलते हैं ड्यू ड्रॉप ऑन रोज पेटल अपीयरेंस। कॉम्प्लिकेशन वही चीज़ हो जाएगी, अगर ये ज़्यादा देर तक आपने ट्रीट नहीं किया तो सेलिब्रल अटैक्सिया कराएगा, मेनिंजाइटिस करेगा। अब वेरिसेलर निमोनिया बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि ये लंग में जा रहा था तो वहाँ जाके निमोनिया कराएगा। फिर से नियोनेटल वेरिसेलर सिंड्रोम, ये तो कॉमन। अब अगर मान लेते हैं शिंगल्स क्या होता है, अडल्ट्स में होता है। मान लेते हैं कि आपको बचपन में क्या हुआ था, चिकन पॉक्स का वो हुआ था, तो वो कहीं जाके बैठ गया और फिर रीएक्टिवेट कब हुआ, जब आप या तो बुढ़े हो गए या फिर आपकी कोई ऐसी कंडीशन आ गई जिसमें इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट में आप चले गए, HIV एड्स या कुछ भी हो गया, उसमें वो फिर से रीएक्टिवेट होता है और इसको हम बोलते हैं शिंगल्स। यहाँ पे जो रैशेज़ होंगे ना, वो यूनिलैटरल होंगे, यानी मान लेते हैं ये मेरी बॉडी है, बॉडी के किसी एक पार्ट में होंगे और कभी भी ये लाइन को क्रॉस करके साइड नहीं आएंगे। तो ये हमारा स्पेसिफिक होता है। ये मान लेते हैं मैंने लाइन बना दी तो इसी साइड ग्रो करेगा, इस साइड नहीं आएगा। तो इससे मुझे क्या डायग्नोसिस करने में वो हो जाएगा कि ये चिकन पॉक्स है या फिर वेरिसेला है। कॉम्प्लिकेशन वही हो गए, अगर आपने हर्पीस ठीक हो गया तो उसके बाद का पेन होगा तो पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया, जोस्टर ऑप्थेल्मिकस अगर आँख में हो गया तो जोस्टर, और रैमसे हंट सिंड्रोम एक सिंड्रोम होता है जिसमें फेशियल नर्व इन्वॉल्व हो जाती है, जो आगे जाके पैरालिसिस कराएगी, उसको हम बोलते हैं रैमसे हंट सिंड्रोम।